एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जी एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट। देखिए जी अगर हम एसिड की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जो है हम प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बेसिकली एसिड को हम यूज़ करते हैं। अब ये एसिड क्या होता है, अगर हम इसकी फिजिकल कंडीशंस की या प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा तुर्श होता है, ठीक है, सोर टेस्ट होता है इसका। याद रखिएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट आप टेस्ट फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एसिड मौजूद होगा तो उस तरह के उसके अंदर टेस्ट मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि कोई अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, चले अगर आप लेमन की हम बात कर लें, ऑरेंज की बात कर लें तो यकीनन उसमें उसके भी जो है उस टेस्ट में फ़र्क महसूस होता है तो इसका मतलब उसमें एसिड मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम मिल्क की बात करें तो उसके अंदर जो है वो एसिड मौजूद होता है, यानी उसमें हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो किधर होता है, वो यकीनन जब स्टिंग ऑफ बीज यानी कि जो डंग होता है ना शहद की मक्खियों का, ठीक है, तो बेसिकली वो उस पर हमें दर्द महसूस होता है, चुभन महसूस या जलन महसूस होता है, तो बेसिकली उसमें भी एसिड होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टैट्रिक एसिड की। अगर हम बात करें जी टैट्रिक एसिड तो अब आप देखें कि टर्मेरिक में से मौजूद होता है। फिर हम बात करते हैं इसके ग्रेप्स में भी एसिड मौजूद होता है ये। तो अब आप देखें ये हमने नाम ले रहे हैं कि सारे एसिड तो ये हमारे डिफरेंट फ्रूट्स में शामिल हैं और दूसरे कंपोनेंट्स में शामिल हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एसिड तो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ तो नहीं हुआ, डेंजरस तो नहीं हुआ, नहीं, ये गलत। इसलिए कि एसिड जो है ऐसी चीज़ है जो बहरहाल हमें नुकसान भी पहुंचाता है, बहुत डेंजरस भी होता है। बाज़ एसिड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और सांस लेने के दौरान जो है वो दिक्कत महसूस किया जा सकता है। इसी तरह जो है कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि जो हम कोरोसिव होते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एसिड का एक कतरा हमारे जो है फिंगर्स पे या हाथ पर गिर गया तो डेफिनेटली वो हमारे दिल को जो है वो नुकसान करता है। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि जो हम देखते हैं कि फ्रूट्स में शामिल होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया मिल्क में होता है, ग्रेप्स में होता है, एप्पल में होता है, इसके अलावा ऑरेंज में होता है और लेमन्स में होता है, ठीक है, विनेगर में होता है। ये सारे ऐसे एसिड्स होते हैं इसमें जिसको हम अमूमन यूज़ करते हैं। वो तो बहरहाल हमारे लिए नुकसानदार नहीं होते और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं कि जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदार होते हैं जिसको हम जो है बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उन एसिड में अगर हम नाम ले तो वो है कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो याद रखिए अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो वो इसमें ये होता है कि जैसे मैंने लिखा HCl, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस तरह अगर हम कह सकते हैं HNO3, ये नाइट्रिक एसिड की बात करें, ये नाइट्रिक एसिड है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इस तरह अगर हम बात करते हैं H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। तो देखिए इस तरह की एसिड्स मौजूद है। इस तरह ये भी होता है CH3COOH, ये भी हमारे लिए एक एसिड्स है। तो डिफरेंट एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, अब इस तरह एक और भी हम लिख देते हैं H2CO3, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। देखिए ये सारे एसिड्स हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, कुछ वीक एसिड भी होते हैं। लिहाजा अगर हम स्टार की बात करें ना तो ये बहरहाल स्ट्रॉन्ग एसिड के फील्ड में शामिल होते हैं। लिहाजा हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से निकला है, क्लोरिक एसिड क्लोरीन से, तो ये एसिड बन गया, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद है। आपको नजर आना चाहिए कि ये एक ऐसा कंपाउंड है कि इसमें दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो है वो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे लिए एक एसिड है जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसके अंदर भी देखें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो डिफरेंट 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपस में केमिकली तौर पर कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद हमें हाइड्रोजन एसिड की जो फॉर्मेशन होती है और ये हमें एसिड दे देते हैं। अब इसकी बात करें, हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ एलिमेंट्स, नाइट्रोजन 1 एटम और ऑक्सीजन
3 एटम्स, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये HNO3 हमारा एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ एसिड नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं इसको। और ये हमारे लिए है H2SO4। इसके देखें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। और वो जब इस तरह मिलता है तो इनके मिलने से आप देखें कि क्या होता है कि इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, याद रखिए। इस किस्म के एसिड को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। इस वजह से हम इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होता है, लिहाजा इस वजह से हम इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। और ओवरऑल ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है, वो सारे के सारे एलिमेंट, देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे लिए एसिड है और हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अच्छा, नीचे जो ये नज़र आ रहा है ये भी एसिड है, लेकिन ये होता है वीक एसिड, जिसको हम कहते हैं H3PO4 CH3COOH। ये यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। और इसके बाद हमारे लिए ये H2CO3, ये क्या है, ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो नीचे एसिड नज़र आ रहे हैं ये एसिड वीक होते हैं और ये एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक होने का क्या मतलब है कि अगर हम इस एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करे वो एसिड कहलाता है। तो लिहाजा आप देखें इसके अंदर H+ होगा, ये H+ प्रोड्यूस करेगा, तो ये एसिड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, तो अब वाटर में अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर में H+ आयन जो है वो हमें प्रोड्यूस करता है, हमें देता है। तो H+ आयन देने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एसिड होते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। और ये HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड है, इनको भी अगर हम डिज़ोल्व करें तो ये भी H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये भी H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एसिड की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा सब्सटेंस कि जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करे तो हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो वो एसिड है। ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, यानी अगर मिसाल के तौर पर इसको अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 100% आयोनाइज हो जाता है, मुकम्मल तौर पर आयन में ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसकी बात करें तो मुकम्मल तौर पर यह आयोनाइज नहीं होता। चलें अगर हम ये एक ले लेते हैं एसिटिक एसिड, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आयोनाइज होता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जो है हाइड्रोजन आयन में आयोनाइज नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ये होता है लेकिन ये बहुत ही पार्शल होता है। मिसाल के तौर पर शायद ही इस लिक्विड के अंदर 2-4 इसके जो है ना इसमें ये टूट कर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हो, लिहाजा जो बहुत ही मिनिमम टाइप में तादाद में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम वीक एसिड कहते हैं, लिहाजा ये बहुत ही कम देता है। इसी तरह ये भी वाटर में डिज़ोल्व करते बहुत ही कम, इस तरह ये भी वाटर में H+ आयन बहुत ही कम देता है। लेकिन अगर हम टीम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई जो है वो 100% H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से हमने इसको स्ट्रॉन्ग का नाम दिया और इसको वीक एसिड का नाम दिया है। अच्छा, अब याद रखिए कि ये जो एसिड है ये इसको मैंने बताया कि इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत सोर होता है, तुर्श होता है, लिहाजा इसको कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको ज़बान से चखने की कोशिश करें, ये गलत हो जाएगा, फिर आपको नुकसान, जाहिर सी बात है इसका नुकसान हो जाएगा, तो आप इसको कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा इस तरह। हाँ, लेकिन अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम इसको लिटमस पेपर के ज़रिए से भी चेक करते हैं। आपकी लेबॉर्ट्री में याद रखिएगा एक पेपर होता है रेक्टेंगुलर में छोटी सी, तो वो ब्लू कलर का भी होता है, वो रेड कलर का भी होता है। अब उसको हम कहते हैं लिटमस पेपर, वो बेसिकली इंडिकेटर के तौर पर काम आता है। इंडिकेटर क्या मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी बोतल में एसिड है या कोई दूसरा जो है वो सब्सटेंस मौजूद है। तो याद रखिएगा अगर वो लिटमस पेपर को हम डिप करते हैं किसी सब्सटेंस में, और अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को अगर डिप करते हो और वो अगर रेड हो जाए, याद रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम डिप करते हैं किसी सब्सटेंस में और अगर वो रेड हो जाए तो हम कहेंगे बोतल में वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो एसिड है, वो है एसिड, वो एसिड है, याद रखिएगा।
तो एसिड का काम ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि इंडिकेटर क्या करता है, हमें बता रहा होता है कि आया किसी बोतल के अंदर वो एसिड है या दूसरे सब्सटेंस है। तो ब्लू को अगर हम जो है वो डिप करते हैं उस सॉल्यूशंस के अंदर या सब्सटेंस में, और अगर वो रेड हो जाए तो हम कहेंगे कि बोतल में क्या है, वो एसिड मौजूद है या वो एसिड है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि ये जो है बहुत ही कॉरोसिव होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, लिहाजा इसको जो है बहुत ही एहतियात से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे लेबॉर्ट्री में ये मौजूद होता है जिसको हम प्रैक्टिकल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें जो है वो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होती है कि किस तरह आप इसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसको यूज़ यानी कि आप लेबॉर्ट्री में इसको सेव करते हैं। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि देखें, अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो याद रखिएगा कि ये क्या हो जाता है, ये वाटर में डिज़ोल्व होकर वहाँ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने का बायस बन सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं गुड कंडक्टर इफ़ वी डिज़ोल्व एसिड इन वाटर, कि अगर हम इस एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर किसी एसिड के अंदर अगर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड, लेकिन अगर उसमें वाटर की मौजूदगी ना हो किसी एसिड के अंदर तो हम उसको कहते हैं, वो जो है हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन की बात होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन एसिड कहलाता है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड यानी कि वाटर में जब हम इस एसिड को जो है वो मिक्स करते हैं तो उसके बाद उस वाटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाता है, यानी सब कह सकते हैं कि वो वाटर फॉर्म में, मतलब जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें से पास हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल देखें क्या है, मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा पेंट के इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, डाई कलर वगैरह के शोबे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कार बैटरीज वगैरह में अमूमन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें कार बैटरी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर्स के फील्ड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें से कुछ दूसरे सब्सटेंसेस को हम फाइंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर में जो है हम बेसिकली एसिड को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमने जैसे बताया कि डिफरेंट फील्ड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके सामने इसका यूजेस भी आ गया कि किस तरह हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंट वे है जिसको हमने कहा कि ये क्या है, ये एसिड है। अच्छा, ऑर्गेनिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ऑर्गेनिस का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको। ऑर्गेनिस का कॉन्सेप्ट फॉर एसिड के लिए याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिस ये कहता था कि जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन अगर प्रोड्यूस करता है तो हम कहेंगे क्या है कि वो एसिड है। जैसे देखें, अगर हम इन सारे सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है कि ये H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा होता है। कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन हम वीक और स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करते, हम तो सिर्फ एसिड की बात कर रहे हैं कि जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनके मिलने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या है, वो सब्सटेंस एसिड है। तो याद रखिए ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट ये था और एसिड के मुताबिक उसने ये बताया था। अच्छा, अब आइए ज़रा हम बेस को डिस्कस कर लेते हैं। जी, बेस क्या होता है, ये हमने बात की एसिड का। अब आइए ज़रा बेस की। देखिए, बेस की अगर हम बात करें ना तो बेस जो है ये भी कॉरेसिव होता है, नुकसान इससे भी होता है, लेकिन अगर हम इसको फिजिकली बात करें तो ये याद रखिएगा कि ये जो इसका जायका बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, और अगर हम इसको हाथ में थोड़ा सा ले ना तो हमें स्लिपरी महसूस होता है। जैसे अगर स्कम ऑफ सोप, साबुन का जो सोप होता है, झाग होता है उसको जैसे हम अगर हैंड में रब करें तो हमें जो है स्लिपरी महसूस होता है। तो इसके अंदर भी ये याद रखिएगा कि इसी तरह जो ये होता है। अब अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, अब ये बेस क्या करेगा, बेस को किस तरह इंडिकेट करेंगे कि आया इस बोतल में बेस है या एसिड है। तो इसके लिए हम जो लिटमस पेपर यूज़ करते हैं वो करते हैं रेड। इसके लिए जो हम यूज़ किया था लिटमस पेपर, वो किया था हमने ब्लू। तो ब्लू क्या कर दिया था, एसिड को एसिड में रेड हो जाता है। लेकिन अगर बेस को फाइंड करना हो या इंडिकेट करना हो किसी इंडिकेटर की मौजूदगी से कि आया उसके अंदर बेस है या एसिड है, तो हम ये चेक करते हैं इसके लिए रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को अगर हम इस यानी कि बेस में डिसॉल्व करते हैं, बेस के अंदर डिप करते हैं, डिसॉल्व तो उनका डिप करते हैं, यानी अगर बेस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर लेंगे और इसको बेस में डिप करेंगे। तो क्या होगा, वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाएगा इस तरह। तो अगर वो ब्लू हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस या लिक्विड क्या है,
बेस के। और बेस की जाहिर सी बात है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें। अच्छा, अब याद रखिएगा कि बेस भी डिफरेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और वीक बेस भी होता है, लेकिन हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस के बन ही जाते हैं, हम यहाँ कुछ बेस लिख देते हैं आपको। जैसे देखिए NaOH, ये एक बेस है। इसी तरह लिख लेते हैं KOH, ये एक बेस है। इस तरह से ये NH4OH, ये भी बेस है, ठीक है। इसी तरह अगर एक लिखते हैं CaOH2, ठीक है, ये भी बेस है। इस तरह लिख देते हैं मैग्नीशियम MgOH2। अब जरा गौर कीजिए, ये सारे बेसिस हैं, याद रखिएगा ये सारे बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं कैसे, देखिए Na4 सोडियम और OH जो है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। K4 पोटेशियम होता है, ये कहलाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4 अमोनियम होता है और ये OH इसके साथ अटैच है, इसको पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। C एक कैल्शियम होता है, OH इसके साथ अटैच है, यहाँ 2 लिख देते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है बेस का, उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C एक कैल्शियम को जाहिर करता है और MgOH2 का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप देख रहे हैं ना, डिफरेंट ये बेसिस हैं। अब इसमें याद रखिए कि हर एक पे कॉमन नजर आ रहा है एक चीज, देखिए OH 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 हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सब में OH है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर में अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर वो OH आयन प्रोड्यूस करे, OH आयन प्रोड्यूस करे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सब्सटेंस बेस होगा, वो सब्सटेंस बेस होगा। हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस बेस होगा। और ये डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है। और इसके ये यूजेस हैं, जाहिर सी बात है डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, जो इसके अलावा सोप में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन वगैरह बनाने में। इसके अलावा हम जो है इसको फर्टिलाइजर के फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सॉइल है, ज़मीन है, वो एसिडिक है, तो लिहाजा अगर हम उसको न्यूट्रल करना चाहें तो उसमें भी हम बेस को जो है वो छिड़काव करते हैं, लिहाजा वो न्यूट्रल हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि उस ज़मीन में हम जो है वो अनाज को उगा सकें। इसी तरह स्टोमक में अगर एसिडिटी हो जाती है, इंसान के स्टोमक में अगर एसिडिटी हो जाती है, तो फौरी तौर पर वो कुछ लिक्विड इस्तेमाल करता है और लिक्विड उसमें बेस होता है ताकि वो ठीक हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह अगर हम टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, टूथपेस्ट, तो उसके अंदर भी जो है वो बेस जो है मौजूद होता है। और सुबह सुबह हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे टीथ के अराउंड जो है वो एसिडिक फॉर्मेशन हो जाती है ड्यूरिंग टाइम, लिहाजा उसको रिमूव करने के लिए हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेचर वाइज बेसिक होता है और बेस की मदद से वो तैयार होता है, उसको हम ब्रश करते हैं। तो ये सारे जो है ना वो यूजेस हैं बेसिस के। तो अब आपने देखा कि ऑर्गेनिक्स का कॉन्सेप्ट था एज पर एसिड, वो ये था कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। अब अगर लेकर हम ऑर्गेनिक्स का बेस के हवाले से सोचें, बेसिक का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक्स का, ऑर्गेनिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, बेस के हवाले से, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कहता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करे तो वो OH आयन प्रोड्यूस करे, हम वो कहता है, उसके लिहाज से वो कहता है बेस है, वो बेस है। अच्छा, अब इसकी जरा मिसाल देख लीजिए, हम ऑर्गेनिक्स का कॉन्सेप्ट एसिड के लिए और ऑर्गेनिक्स का कॉन्सेप्ट बेस के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात करें HCl, देखिए HCl क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर हम इसको वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं, जाहिर सी बात है वाटर में, तो क्या होता है, याद रखिएगा ये H प्लस है प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो देखा आपने ये जब सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, तो ये H प्लस हमें जाहिर कर रहा है क्या है, ये एसिड है। ये कौन कह रहा था, ऑर्गेनिक्स कॉन्सेप्ट इसका ये है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस की भी, तो बेसिकली वो भी यही काम कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की, देखिए H2SO4 इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। H2O वाटर के अंदर अगर इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये बनता है 2H प्लस में कन्वर्ट होता है, और क्या होता है, और इसके साथ हमें जो है सल्फेट आयन मिलता है SO4 -2, ठीक है। ये देखिए सर, अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो याद रखिए कि हमने जिक्र किया था ना आपसे कि जब भी किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो वो क्या है, एसिड है। और ऑर्गेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी इसी पर बेस करता है कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें तो अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिहाज से क्या है, ये
एसिड है, ठीक है। तो ये एसिड का कॉन्सेप्ट और इसको कुछ छोटे से जनरल हमने ये केमिकल रिएक्शन शो कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ फर्दर क्लियर हो। अच्छा, इसी तरह आप इधर आ जाइए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है जी, अभी नहीं मालूम क्या है, चलो देख लेते क्या है। वाटर में डिजॉल्व करें इसको, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व करें इसको, ये सॉल्युबल है। वाटर में जब इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, ये ब्रेक होता है, क्या होता है देखिए Na प्लस और OH माइनस दे रहा होता है, OH माइनस दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अब आपको अंदाजा होगा ना कि किस तरह ये, इसी तरह KOH की बात भी कर लीजिए, देख लें जरा, पोटेशियम पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, ठीक है। ये आयंस की बात होती है, इस पर पॉजिटिव आयन है, इस पर नेगेटिव आयन होता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन क्या है, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं और नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब क्या है, ये रेडिकल देखिए नेगेटिव है, ये रेडिकल नेगेटिव है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट था इन इस कॉन्सेप्ट बेस के हिसाब से कि जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होता है, वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देगी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करेगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हो गई है, लेकिन ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो हमें बता रहा है कि ये चीज़ क्या है, बेस है। इसी तरह देखिए KOH जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K फॉर पोटेशियम, OH हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, जरा देख लेते हैं क्या होगा जी। जैसे डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रेकअप होगा इसका, क्या होगा H प्लस और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बेस है, ठीक है। अब इसमें याद रखिए कि कॉन्सेप्ट देता है कि ऑल बेस आर अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर नॉट अ बेस। अल्कली किसे कहते हैं, याद रखिएगा जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो NaOH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बात ये देखिए, याद रखिए ये बेस है Na2O, क्या है ये बेसिक ऑक्साइड है, नेचर वाइज ये बेस है, ठीक है। अब अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो क्या होता है, ये आपका क्या होता है, NOH में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम H2O लिख रहे हैं तो ये क्या बन जाता है NaOH, देखिए इसमें कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये अल्कली है, ये अल्कली, ये बेस है। तो क्या मतलब बेस कैसे होता है, बेस जो है उसमें वाटर मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर बेस को वाटर में डिसॉल्व करें तो अल्कली में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे ऑल बेस आर अल्कलीज, क्या मतलब कि तमाम के तमाम बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो अल्कली में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ऑल एल्कलीज आर नॉट बेस, क्योंकि जरूरी नहीं कि तमाम के तमाम एल्कली जो है वो बेस हो, ठीक है। लिहाजा याद रखिएगा कि बेस और एल्कली में फ़र्क ये होता है, एल्कली में जो है वाटर मौजूद होता है डिसॉल्व होने के बाद, और बेस जो होता है वो इस तरह जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, वो सारे बेस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। तो अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट सामने आ गया आप हमारे कि किस तरह जो है कोई सब्सटेंस एसिड होता है या बेस होता है, और एसिड होने के लिए क्या कंडीशंस हैं और बेस होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, वो सामने आपके मौजूद है। और ये जो सिंपल पहला कॉन्सेप्ट था ऑर्डिनेंस कॉन्सेप्ट, उसका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह वो एसिड होगा और किस तरह ऑर्डिनेंस के हिसाब से वो बेस होगा। और शुरू में हमने कुछ फॉर्मूले लिख के बता दिया आपको कि किस तरह जो है वो एसिड होता है और कौन कौन से एसिड हो सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, लेकिन जनरली कुछ नाम मैंने यहाँ शो कर दिए। और इसी तरह बेस पर से केमिकल फार्मूला भी हमने लिख दिया जिस तरह हमने एसिड का लिखा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको फिर आगे फर्दर को सॉल्व करने में आसानी हो। इसी तरह अगर हमने सॉल्ट पढ़ा था तो चले सॉल्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए सॉल्ट अमूमन ये ना क्लोराइड का होता है, सल्फेट का होता है, कार्बोनेट का होता है, नाइट्रेट का होता है, डिफरेंट सॉल्ट होते हैं। जैसे अगर क्लोराइड की बात करें तो हमने कहा NaCl, ये है सॉल्ट, ठीक है, उसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो हम कहेंगे Na2CO3, ये कार्बोनेट, याद रखिएगा ये कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना जब क्लोरीन जो है मेटल के साथ तो सॉल्ट की फॉर्मेशन की, कार्बोनेट हो मेटल के साथ तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और इस तरह जो है ये हमारे लिए जो है वो सॉल्ट जो है वो मौजूद होता है। तो अब इसकी जो डिटेल्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जनरली हमने आपको बता दिया कि सॉल्ट जो होता है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। याद रखिएगा सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब एसिड को
बेस के साथ आप मिक्स कर दें। एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होता है तो याद रखिए दो चीज़ें बनाता है, एक बनाता है सॉल्ट प्लस दूसरा बनाता है वाटर, H2O, वाटर बनाता है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। चलिए एक मिसाल से आपको समझा देते हैं। और इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस किस्म के रिएक्शन को क्यों कहते हैं कि याद रखिए कि जब भी रिएक्टेंट्स में एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बना ले तो हम कहते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये और बात है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, अगर इसके साथ कोई गैस भी फॉर्म कर रहा है तो क्या हम उसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, जबकि रिएक्टेंट्स में एसिड और बेस ही हो? नहीं, उस सूरत में वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहलाता। इसके लिए शर्त ये है कि हमेशा रिएक्टेंट्स में एसिड और बेस हो और हमेशा इसकी मदद से प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनता हो। इसी छोटे से मिसाल देखिए HCl क्या है? एसिड है। अच्छा बेस की बात करें NaOH, NaOH क्या है? ये बेस है, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस। अब ये आपस में मिल जाए तो क्या होगा? याद रखिएगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये इसके साथ मिल जाएगा और उसके बाद हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या बनेगा? H2O। देखा ये कैसे ये केमिकल रिएक्शन में शो कर दिया क्या कि एसिड प्लस बेस जैसे नजर आ रहा है, क्या बनता है इसकी मदद से? ये आपस में मिलकर क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कौन सा सॉल्ट बना? सोडियम क्लोराइड करते हैं इसको। और ये कौन सा सॉल्ट होता है? इसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। हम घरों में किचन में खाना पकाने में जो इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन इस किस्म के सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था सॉल्ट के हवाले से, डिटेल में इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो आज जो हमने जो डिस्कस किया है वो इब्तदाई तौर पर हमने जो है वो एसिड और बेस के बारे में डिटेल से पढ़ा है, उसके यूजेस पढ़े हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है और उसके जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आरईएनएस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के हवाले से। फिर इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है एसिड बेस और सॉल्ट की। तो इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको समझाते रहेंगे। तो आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं।